बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बाद जो सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले सर हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास एसेट। एसेट क्या होता है सर? हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में फायदा पहुंचाए वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। ये थिंग्स दैट वी ओन आर नोन एज एसेट। जो चीज हम ओन कर रहे हैं या वो चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगी वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? एसेट। एसेट को बेटा हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नॉन करंट एसेट, जिसका पुराना नाम था फिक्स एसेट। अगर आपको कोई बोले फिक्स एसेट क्या होता है तो वो भी क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स। और जो सेकंड कैटेगरी है सर वो है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में बेटा पहले आता क्या है वो देख लें। नॉन करंट एसेट में जैसे कि मोटर व्हीकल्स आ गई, मोटर वैन वगैरह आ गई। नॉन करंट एसेट में और क्या आता है सर? कंप्यूटर्स आ गए, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग्स आ गई। ये सारी चीजें होती है नॉन करंट एसेट। बेटा इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या? इनका परमानेंट नेचर है। रोज रोज नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, रोज रोज नया कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, रोज रोज नई बिल्डिंग्स नहीं बाय करेंगे, तो इसलिए इनका परमानेंट नेचर है। नॉन करंट एसेट की सर लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होती है। सही है, जो बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये हम हर साल चेंज नहीं करते, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। नॉन करंट एसेट सर हमने खरीदे हैं बेचने की नीयत से नहीं, बल्कि यूज करने की नीयत से। नॉन करंट एसेट सर हमने बाय किए हैं फॉर यूज, तो ये है हमारे नॉन करंट एसेट। करंट एसेट होता क्या है सर? पहले ये समझे। करंट एसेट सर या तो कैश होता है। क्या होता है सर? कैश। या वो चीज सर जो कैश में कन्वर्ट होने वाली है वो भी हमारे लिए क्या होता है? करंट एसेट। जैसे कि एग्जांपल, दुकान में बेटा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक पड़ा हुआ है। जब दुकान का स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स जब बिक जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैश में। ऐसे ही सर अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक से जाके अगर पैसा निकलवा ले, विड्रॉ कर ले, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कस्टमर्स हैं जिनको आप कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने पहले भी डिस्कस किया था सर। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने गुड्स सेल किए किस पे? क्रेडिट पे। तो जब कस्टमर्स हमें पैसे दे देंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या चेक में कन्वर्ट होगा बैंक में, या फिर अल्टीमेटली अगर बैंक से पैसे निकालेंगे तो कैश। या ये भी हो सकता है कस्टमर्स हमें डायरेक्टली कैश दे दें। तो इन ईदर केस जितने भी बेटा ये हमारे पास चीजें हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेटा ये जो करंट एसेट्स होते हैं इनका परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी नेचर होता है। क्या मतलब? कभी कैश ज्यादा है बेटा, कभी कम है। कभी बैंक में पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, कभी बैंक में पैसा कम पड़ा हुआ है। तो ये क्या है बेटा? हमारे लिए करंट एसेट्स। और दुकान में स्टॉक कभी ज्यादा है कभी कम है, बैंक में बेटा पैसा ज्यादा है कभी कम है, कस्टमर्स का बैलेंस कभी ज्यादा है, जब उन्होंने पैसे दे दिए तो कस्टमर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। करंट एसेट्स का टेम्पररी नेचर है, और ये हमने लिए हैं, ये हम यूज कर लेते हैं नॉर्मली विद इन अ ईयर। तो बेटा जितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है वो विद इन अ ईयर हम क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो नॉर्मली विद इन अ ईयर क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो विद इन अ ईयर नॉर्मली हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। कस्टमर्स का बैलेंस जो है वो कुछ महीने में क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे विद इन अ ईयर होते हैं, और नॉन करंट एसेट होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। फिर बेटा हमने बात की थी नॉन करंट एसेट जो है वो हम क्या करते हैं? यूज के लिए खरीदते हैं, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। लेकिन करंट एसेट बेटा यूज के लिए नहीं होते, बल्कि वो किसके लिए होते हैं? रीसेल करने के लिए। तो ये जो इन्वेंट्री होती है इसके बारे में बात हो रही है, कैश के लिए बात नहीं हो रही। इन्वेंट्री जो है वो बेटा हमने किस नियत से खरीदी है? आगे बेचने की नियत से खरीदी। तो बेटा ये दो डिफरेंसेस आपको, ये कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए दो तरह के एसेट्स के। एक नॉन करंट एसेट जो परमानेंट होते हैं जिनको पुराना नाम था फिक्स एसेट, और करंट एसेट जो है वो चीज या तो कैश है, या वो चीज जो कैश में कन्वर्ट होने वाली है वो भी क्या है? करंट एसेट्स। जिस तरीके से बेटा एसेट्स की दो टाइप्स हैं, वैसे ही लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। लाइबिलिटी क्या होती है सर? बिजनेस की ऑब्लिगेशन। अगर हमारे पर कोई बर्डन है, हमने किसी से कर्जा लिया है, हमने उनका पैसा वापस करना है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है बिजनेस की ऑब्लिगेशन। अगर हमने किसी के पैसे वापस करने हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। सही, जैसे एसेट्स दो तरह के होते हैं बेटा, वैसे ही लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सर कौन सी लायबिलिटी होती है? वो लायबिलिटी जो हमने पे ऑफ करनी है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। करंट लायबिलिटी क्या होती है सर? वो लायबिलिटी जो हमने पे ऑफ करनी है विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर।
सही, जैसे ऐसे एग्जांपल लें कि जैसे अभी मैं लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 में, सही है, 24 में। सो ईयर 2024 में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसका मतलब बेटा अगर ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 24, तो अगला साल कब एंड होगा? अगर हम अज्यूम करें ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस का ईयर एंड दिसंबर में होता है तो अगला साल एंड होगा दिसंबर 25। तो बेटा वो लाइबिलिटी जो मैंने अगले साल पे करनी है 25, वो कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। और वो लाइबिलिटी बेटा जो 25 के बाद पे करनी है 26 ऑनवर्ड्स, वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी की क्या एग्जांपल है? जैसे बैंक से लोन लिया, तो नॉर्मली बेटा जो बैंक का लोन होता है वो हमारे लिए क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, सही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। या अगर किसी बंदे से लोन लिया, मलिक रियाज साहब से लोन ले लिया आपने, सही, अगर वो दे दें आपको तो बड़ी बात है, सही है। तो अगर आपने उनसे लोन ले लिया तो वो लोन आपके लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि नॉर्मली जो लोन्स होते हैं वो 1 साल से ज्यादा होते हैं। तो सर अगर लोन में कुछ ना बताए तो क्या अज्यूम करेंगे? लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी सर? तो हम ये अज्यूम करेंगे ये नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है सर? करंट लाइबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म लोन। अगर लोन के आगे मेंशन हुआ हो शॉर्ट टर्म तो ये करंट लाइबिलिटी होगी। और सर अगर कुछ भी मेंशन ना हुआ हो तो फिर क्या होगा? फिर वो लोन होगा नॉन करंट लाइबिलिटी। या फिर सर लोन के आगे डेट डली हुई हो अगले साल की। अगर हम 2024 में खड़े हुए हैं अभी और अगला साल है 2025, तो 2025 में जो लोन रीपे करना है वो करंट लाइबिलिटी, और 25 के बाद करना है 26, 27, 28, तो वो क्या होगा? नॉन करंट। हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं बेटा, वो भी हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हमने गुड्स बाई किए हैं, किस पे? क्रेडिट पे, और आज नहीं तो कल हमने इनके पैसे क्या करने हैं? देने हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी होगी, सही है, जिसको ट्रेड पेबल्स कहते हैं, जिसका पुराना नाम था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पुराना नाम है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, नई टर्मिनोलॉजी क्या है सर? ट्रेड पेबल्स। तो अगर हमने ट्रेड पेबल्स को पैसे देने, क्यों देने बेटा? क्योंकि उनसे हमने गुड्स बाई किए क्रेडिट पे, तो आज नहीं तो कल इनका पैसा वापस करना है, तो नॉर्मली 1-2 महीने के अंदर पैसा देना होता है, तो ये ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी में आते हैं। और भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। एक और एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब? हमारे अकाउंट में सिर्फ जितने पैसे हैं, हमने उससे ज्यादा पैसे क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। ओवरड्राफ्ट ओवरड्रॉन से निकला है। ड्रॉ का मतलब पैसे निकालना, ओवरड्रॉन का मतलब बेटा हमारे अकाउंट में जितने पैसे थे हमने उससे ज्यादा क्या कर ली? ड्रॉइंग कर ली, सही है, पैसे निकाल लिए। अब बाकी पैसे जो एक्स्ट्रा निकाले वो बैंक के हैं, और वो पैसा बैंक का हमने क्या करना है? वापस देना है, तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी क्यों होता है सर? क्योंकि नॉर्मली जब भी बैंक हमसे पैसे वापस मांगेगा तो नॉर्मली जो है कुछ दिनों में, नॉर्मली 7 डेज में ये पैसा हमने क्या करना होगा? 1 वीक में वापस देना होगा, तो इसलिए ये क्या है? करंट लाइबिलिटी, सही है। तो बेटा लाइबिलिटी के बाद जो तीसरी चीज है जो हमने समझनी है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, वो है हमारी ओनर्स इक्विटी, सही। ओनर्स इक्विटी ऑल्सो नोन एज ओनर्स कैपिटल। ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल क्या होता है सर? बिजनेस में जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया वो ओनर का कैपिटल होता है, या बिजनेस में जो कुछ ओनर का है, ओनर का जो शेयर है बिजनेस में, वो ओनर का इक्विटी होती है, ओनर का स्टेक कहते हैं। स्टेक वो खाने वाला नहीं है, सही है, स्टेक है STAKE, सही है। तो बिजनेस में जो आपका हिस्सा है, बिजनेस में जो आपका इंटरेस्ट है, जो कुछ बिजनेस के अंदर है, लाइबिलिटी चुकाने के बाद जो कुछ आपका है वो आपकी इक्विटी कहलाएगी या आपका कैपिटल कहलाएगा। तो ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी बात एक ही। तो सर अगर आपने एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल समझ लिया है तो इसके बाद अब हम समझ सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है भाई? अकाउंटिंग में बहुत सारी इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन जो मोस्ट कॉमन है वो है सर, एसेट साइड हमेशा बराबर आएगी लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स अभी हमने बात कर ली, जैसे एग्जांपल से बात करते हैं। सर अगर मुझे एक गाड़ी खरीदनी है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, और वो गाड़ी खरीदनी है 40 लाख की, सही है, तो 40 लाख की अब कौन सी गाड़ी आएगी? जब मैंने ओरिजिनली ये वीडियो रिकॉर्ड किया था आज से कुछ साल पहले, तो उस जमाने में सिविक आती थी ब्रांड न्यू जो है वो 40 लाख की। तो अगर आप मेरा पुराना लेक्चर कोई देखेंगे यूट्यूब पे ये वाला, तो उसमें ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है सिविक का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन की वजह से आज जो है वो सिविक 1 करोड़ पे चले गई। अब 40 लाख की एग्जाम्पल में हम ले लें, हमारे पास गाड़ी आएगी फॉर एग्जाम्पल कल्टस, सही। अब सुजुकी कल्टस मैंने खरीदनी है और वो एसेट है मेरा, और वो कितने में खरीदनी है? 40 लाख। तो 40 लाख एसेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 40 लाख है नहीं। तो मेरे पास बेटा सुजुकी कल्टस खरीदने के लिए कितने पैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अपना पैसा है वो सिर्फ है 25 लाख। कितना है सर पैसा मेरे पास?
25 लाख। तो बेटा सुजुकी कल्टस बाय करने के लिए जो पैसा मैंने अपना लगाया वो मेरा कहलाएगा कैपिटल या मेरा इक्विटी कहलाएगा। और अगर आप देखें 40 लैक्स की 4 मिलियन की गाड़ी है जिसमें से 25 लाख मेरे पास अपने हैं, इसका मतलब कितनी शॉर्टेज है सर? अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो शॉर्टेज है 1.5 मिलियन की, 15 लाख की, 15 लाख की। तो ये मैं क्या करूंगा बेटा, ये कहीं से लोन ले लूंगा, लायबिलिटी या बैंक से लोन ले लूंगा या किसी इंडिविजुअल से जाके मैं क्या कर लूंगा, लोन ले लूं। तो बेटा एसेट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए किसके, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मेरी जो गाड़ी है वो मेरा एसेट है, गाड़ी खरीदने में जो मैंने अपना पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा इक्विटी। और गाड़ी खरीदने में मैंने जो लोन लिया वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं, उसके बाद सर एसेट साइड अभी हमने बात की बराबर आती है किसके, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्विटी को बेटा कैपिटल भी कहते हैं, तो पता ये चला ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सर अगर इसी इक्वेशन में हमने ये सी फाइंड करना हो, सी क्या है सर, सी है हमारा कैपिटल। तो सर आपकी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी है, अगर आपने ये सी फाइंड करना हो कैपिटल तो कैसे निकलेगा, तो कैपिटल को आइसोलेट करना है बेटा हमने। तो हम ये क्या करेंगे कि जो लायबिलिटी प्लस हो रही है ये इक्वेशन के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बेटा अगर कैपिटल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एसेट्स में से अगर लायबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल। तो बेटा जो हमारी गाड़ी है वो हमारा एसेट है, कितने की गाड़ी है, 40 लाख की। और गाड़ी खरीदने में बेटा हमने लोन कितना लिया था, हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, 15 लाख। तो गाड़ी खरीदने में बेटा जो हमारा अपना पैसा था वो कितना था, 25 लाख। तो सर अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस की तो कैपिटल आ गया। और हम ये भी कर सकते थे सर कि अगर एसेट में से हम माइनस कर देते क्या चीज, कैपिटल, तो हमारे पास लायबिलिटी भी आ सकती थी। सही है ना। अगर एसेट है बेटा 40 लैक्स का, 4 मिलियन का, सही है, तो एसेट में से अगर मैं कैपिटल माइनस कर दूं इक्विटी तो बचेगा क्या सर, बचेगा लायबिलिटी। सही है। तो सर ये जो एसेट्स होते हैं ये कहलाते हैं बिजनेस के रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं सर, बिजनेस के रिसोर्सेज। और ये जो लायबिलिटी और इक्विटी होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बिजनेस की सोर्सेज। सही है। तो रिसोर्सेज हमेशा बराबर आने चाहिए किसके, सोर्सेज के। क्या मतलब सर, बिजनेस को, अब गाड़ी के बजाय बिजनेस की एग्जांपल ले लें, हमने एक बेटा बिजनेस बनाना है, सही, और बिजनेस बनाने में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। क्या रिसोर्सेज चाहिए, फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल खोल रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमने जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। अब बिल्डिंग तो बहुत महंगी है, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि ये 40 लैक्स नहीं है, ये 40 जो है वो मिलियन है, सही है, 4 करोड़ रुपए। तो अब हमें भाई एक जगह भी खरीदनी है, उसके लिए हमें ये रिसोर्स है, हमें फर्नीचर खरीदना है, हमें स्टाफ को हायर करना है, हमें कंप्यूटर्स लगाने हैं, एयर कंडीशनर लगाना है, सही है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब स्कूल खोलने के लिए बेटा ये सारी चीजें चाहिए, रिसोर्सेज, ये पैसा आएगा कहाँ से, तो बेटा दो सोर्सेज हैं, या तो ओनर अपना पैसा लगाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्विटी या कैपिटल, या तो ओनर क्या करेगा, लोन लेगा, वो लायबिलिटी। तो सर अगर हमारे पास पूरा अपना पैसा है 4 करोड़ पे, फॉर एग्जांपल 40 मिलियन, तो हमें लायबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो एसेट साइड हमेशा बराबर आ जाएगी, फिर कैसे, कैपिटल के। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल बन जाएगा, लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल फिर हमारा अपना कोई भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी हमारा नहीं है, तो हमने क्या किया, पूरा पैसा लोन पे ले लिया। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अगर आप बैंक के पास जाए बोले भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब आप दो, तो बैंक ऐसे बंदे को लोन नहीं देता। बैंक बोलता है जब पहली बात अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो हम आपको पैसा क्यों दें। दूसरी बात ये, बैंक बोलता है अगर आपके पास अपना पैसा है और आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब ये बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बैंक कहता है जब आपको खुद ट्रस्ट नहीं है अपने बिजनेस आइडिया पे तो हम आपके ऊपर पैसा क्यों लगाएं। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली समझ लें कि बैंक ने हमने पूरा लोन हमने ले लिया, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो जाएगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा चीज चलती है वो ये है कि कुछ पैसा अपना लगा लें, इक्विटी, सही है, और मेजॉरिटी नॉर्मली इक्विटी होता है, और थोड़ा सा पैसा जो शॉर्ट है वो क्या कर लें, लायबिलिटी। तो रिसोर्सेज हमेशा बराबर आने चाहिए किसके सर, सोर्सेज के। तो ये क्या चीज बेटा हमने पढ़ी, ये पढ़ी अकाउंटिंग इक्वेशन।